हाल ही में रिलीज हुई ये फिल्म काफ़ी दिलचस्प और इसकी कहानी भी बहुत शानदार है। इसलिए अगर आपको इमोशनल और दमदार स्टोरीज पसंद है तो इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। यह फिल्म आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर से। ऊपर से देखने पर कश्मीर जितना खूबसूरत लगता है उतना ही अंदर से यह दर्द और संघर्ष से भरा हुआ है। इसी कश्मीर में हम एक आर्मी एरिया का सीन देखते हैं जहाँ सभी आर्मी मैन को बताया जाता है कि पूरे इलाके में मोशन नाम का एक खतरनाक आतंकवादी छिपा हुआ है। यह आतंकवादी पहले कई बार कश्मीर में हमले कर चुका है और बहुत नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन इस बार आर्मी को उसके अड्डे का पता चल चुका है। इसलिए उस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी कर्नल विजय को सौंपी जाती है। कर्नल विजय एक बहादुर और निडर ऑफिसर है। वो अपनी टीम के साथ मिलकर आतंकियों के ठिकाने पर हमला करते हैं और बड़ी बहादुरी से सभी आतंकियों को खत्म कर देते हैं। आखिरकार वो मोशन को भी जिंदा पकड़ लेते हैं। इस कामयाबी के बाद आर्मी कैंप में कर्नल विजय के सम्मान में एक शानदार पार्टी रखी जाती है। पार्टी के दौरान विजय की पत्नी मेहर सबके सामने कहती है कि उनका बेटा हरमन अपने पिता से कुछ कहना चाहता है। इसके बाद हरमन स्टेज पे जाता है और अपने पिता के लिए कुछ शब्द बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हरमन को बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। वो दो शब्द भी बड़ी मुश्किल से बोल पाता है। उसकी बात ठीक से निकल नहीं पा रही होती और वो बार बार अटक जाता है। यह सब देखकर वहाँ मौजूद लोग हरमन के बारे में बातें करने लगते हैं। यह सब देखकर कर्नल विजय को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में पार्टी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मेहर विजय से कहती है कि वो हमारा ही बेटा है, आप उससे प्यार क्यों नहीं करते? अगर उसमें कोई कमियां हैं तो क्या हुआ? क्या हम उसके साथ नॉर्मल तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते? इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में आकर विजय तो यहाँ तक कह देते हैं कि उन्हें शर्म आती है कि हरमन उनका बेटा है, लेकिन यह बात हरमन भी सुन लेता है। इसके बाद मेहर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कभी कभी माँ बाप गुस्से में बच्चों को ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हरमन अब इतना भी छोटा नहीं है कि उसे यह सब कुछ समझ ना आए। हरमन कहता है, माँ मैंने सब सुन लिया है, अपने कानों से सुना है। हरमन को पता है कि वो बाकी बच्चों से थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी वो हमेशा कोशिश करता है कि वो वैसा बन सके जैसा उसके पिता उसे देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम कर्नल विजय को देखते हैं। दरअसल विजय इतना सख्त इसलिए है क्योंकि उसके पिता भी एक आर्मी ऑफिसर थे। बचपन से ही विजय को बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में विजय के हाथों में खिलौनों की जगह बंदूक थमा दी गई थी। लेकिन जब भी वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता था, उसके पिता हमेशा यही कहते थे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी मेरे जैसा नहीं बन सकते। अगले दिन अचानक विजय को एक अजनबी आदमी का फोन आता है। फोन पर वो आदमी बस इतना कहता है, कर्नल विजय, आपके बेटे का नाम हरमन है ना? इतना कहकर वो तुरंत फोन काट देता है। ये सुनते ही विजय घबरा जाता है और तुरंत हरमन को ढूंढने निकल पड़ता है। वो भागते हुए ग्राउंड की तरफ जाता है। वहां जाकर देखता है तो हरमन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। विजय थोड़ी देर के लिए बहुत डर गया था, लेकिन अपने बेटे को सुरक्षित देखकर उसे राहत मिलती है। तभी वहां एक आदमी विजय के पास आता है और कहता है, मेरे बेटे साहब और अपने बेटे हरमन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। सामने जो बेकरी दिख रही है वो मेरी है, अभी 2 महीने पहले ही खोली है। इसके बाद विजय हरमन को लेकर घर वापस आ जाता है। रास्ते में वो उसे समझाता है कि जब भी घर से बाहर जाओ तो घर में किसी को बताकर ही जाया करो। आज पहली बार विजय अपने बेटे की तारीफ भी करता है। वो कहता है, तुम बहुत अच्छी तरह से बैटिंग करते हो, बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगले सीन में हम पुलिस बैरक में देखते हैं कि विजय ने जिस आदमी को पकड़ा है वो बार बार कह रहा है, मैं मोशन नहीं हूँ और ना ही मैं किसी मोशन को जानता हूँ, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। उस आदमी के भाई को भी वह वहीं बंद करके रखा गया है। विजय उससे कहता है, हो सकता है तुम मोशन को ना जानते हो, लेकिन अपने भाई की चीखों को तो जरूर पहचानते हो। या तो मान लो कि तुम मोशन हो, नहीं तो हमें उसके बारे में सब कुछ बता दो। लेकिन वो आदमी भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने उल्टा विजय को ही धमकी देते हुए कहा, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो तुम बस बहुत पछताओगे। उधर घर में हरमन अपने कमरे में बैठा अपने पिता के बारे में ही सोच रहा होता है। हरमन साहब के बारे में बात कर रहा होता है। वो मेहर को बताता है कि साहब के अब्बू से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उसकी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। मेहर हरमन को एक लॉकेट पहनाती है और कहती है, ये तुम्हारे अब्बा की लॉकेट है। यह सुनकर हरमन बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हरमन और मेहर सबके साथ मिलकर खुशी खुशी समय बिता रहे हैं। दूसरी तरफ हरमन रोज साहब के साथ बेकरी में हाथ बटाने लगा था। उधर कर्नल विजय अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान विजय को एक अहम जानकारी मिलती है कि बेकरी का एक आदमी आतंकियों से मिला हुआ है। ये सुनते ही विजय को तुरंत साहब और उसके पिता पर शक होने लगता है। उसे अब समझ आ चुका था कि उसके बेटे की जान खतरे
खतरे में है। विजय तुरंत घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो बार बार मेहर को फोन करता है, लेकिन घर में शोर शराबा इतना था कि मेहर को फोन की घंटी सुनाई नहीं देती। इसी बीच साहब अपने पिता के इशारे पे हरमन का मुंह बंद करता है और उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाता है। कुछ देर बाद मेहर अपने फोन को देखती है तो उसमें विजय की कई मिस्ड कॉल होती है। ये देखकर वो घबरा जाती है। उधर विजय और उसकी पूरी टीम उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है जिसमें हरमन को ले जाया गया था, लेकिन अचानक ही वो गाड़ी विजय के सामने जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। जब विजय और उसकी टीम पास पहुंचते हैं तो उन्हें गाड़ी में सिर्फ साहब के पिता की लाश मिलती है। साहब हरमन को लेकर कहीं गायब हो चुका था। अब हरमन का कोई पता नहीं था। अपने बेटे के गायब होने से मेहर पूरी तरह टूट जाती है। वो किसी भी हालत में अपने बेटे को वापस लाना चाहती है। इसी बात को लेकर उसका विजय से झगड़ा भी हो जाता है। मेहर गुस्से में कहती है, तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनने में लगा दी। अगर उतना ही कोशिश एक अच्छा पिता बनने में की होती तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। विजय उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे भी अपने बेटे की उतनी ही चिंता है। वो बाहर से जितना सख्त दिखता है अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। तभी आतंकियों की तरफ से एक संदेश आता है। हरमन की जिंदगी बचाने के बदले उनकी एक मांग थी, आर्मी को उनके 2 कैदियों को रिहा करना होगा, वरना हरमन की जान खतरे में पड़ जाएगी। आतंकियों की मांग सुनने के बाद विजय साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन 2 कैदियों को रिहा नहीं करेगा। यह सुनकर मेहर का गुस्सा फूट पड़ता है और वह गुस्से में विजय पे हाथ उठा देती है। कुछ ही देर बाद विजय को एक अनजान सर्वर से मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है, अगर आप मोशन को वापस कर देते हैं तो बदले में आप काबिल और उसके भाई को गिरफ्तार कर सकते हैं। यह एक तरह का एक्सचेंज ऑफर था, मतलब आतंकवादी खुद सरेंडर करने के लिए तैयार थे। लेकिन विजय को लगता है कि यह सब एक बहुत बड़ा ट्रैप है। उसी रात विजय को फिर से एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन पर उसे एक जगह का पता दिया जाता है और कहा जाता है, उन 2 कैदियों को यहाँ ले आओ और अपने बेटे को वापस ले जाओ, फैसला तुम्हारे हाथ में है। फोन पर हरमन की आवाज़ भी सुनाई देती है। हरमन रोते हुए कहता है, पापा मुझे बचा लो। लेकिन विजय के लिए उसका देश सबसे पहले था। उसने भारी दिल से फ़ोन काट दिया। अगले दिन विजय उन 2 आतंकवादियों को रिहा कर देता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं विजय उन्हें गोली मार देता है। अब मेहर को भी यकीन हो जाता है कि उनका बेटा शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद कहानी सीधे 8 साल बाद आगे बढ़ जाती है। कश्मीर में एक नई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। उसी दौरान पकड़े गए लड़कों में से एक ने अपना नाम बताया, मेरा नाम हरमन विजय महेंद्र है। यह नाम सुनते ही विजय के कदम वहीं रुक जाते हैं। जब उस लड़के को देखता है तो वह पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वह पहले की तरह डरपोक नहीं है और ना ही उसने हकलाने की समस्या है। विजय तुरंत उसके बारे में सारी जानकारी निकलवाता है। 8 साल पहले जिस बेटे को मेहर ने खो दिया था, आज वही बेटा सही सलामत उसके सामने खड़ा था। माँ से मिलते ही हरमन फूट फूट कर रो पड़ता है। इसके बाद वह मेहर और विजय के साथ ही रहने लगता है। इन 8 सालों में मेहर अपने पति से नाराज थी, लेकिन आज अपने बेटे को वापस पाकर वह विजय को माफ कर देती है। लेकिन विजय के मन में अभी भी कई सवाल थे। अगले दिन विजय गौर से हरमन को देखता है। अब उसका बेटा बहुत मजबूत हो चुका था। उसके शरीर पर पुराने घावों के निशान थे, लेकिन कोई नया जख्म नहीं था। उसी समय अहमद विजय को बताता है कि उसने हरमन को कुछ लड़कों के साथ मार्केट में देखा था। यह सुनकर विजय के मन में शक पैदा होने लगता है। जब विजय घर पहुंचता है तो वह देखता है कि हरमन उसके कमरे से बाहर निकल रहा है। पूछने पर हरमन कहता है, मैं बस आपके लैपटॉप पर गेम खेल रहा था, क्योंकि मेरे पास ना फ़ोन है और ना ही लैपटॉप। लेकिन जब विजय लैपटॉप की हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सारी हिस्ट्री डिलीट कर दी जा चुकी है। अब विजय का शक और भी गहरा हो जाता है। हरमन बताता है कि उसे 2 साल तक कैद करके रखा गया था, लेकिन सवाल यह था कि इन 8 सालों में सिर्फ 2 साल ही क्यों, बाकी के 6 साल वह कहाँ था। जब भी विजय उससे इस बारे में सवाल करता तो उसकी माँ बीच में आकर उसे रोक देती। एक दिन जब हरमन बाथरूम में होता है, विजय चुपके से उसके कमरे में जाता है। वहाँ उसे एक छुपा हुआ फ़ोन मिलता है और ठीक उसी समय टीवी पर एक बड़ी खबर चल रही होती है। 6 लड़के जिनकी उम्र लगभग 15 से 20 साल के बीच है, बॉर्डर पार करके कश्मीर में घुस आए हैं। 8 साल बाद कश्मीर में फिर से एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के पीछे इन्हीं लड़कों की जिम्मेदार माना गया है। यह खबर सुनकर विजय का शक अब और भी गहरा हो जाता है। कहीं उनका अपना ही बेटा हरमन इस साजिश का हिस्सा तो नहीं। अब विजय का शक हरमन पर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। सच्चाई जानने के लिए वह हरमन के फोन को क्लोन करवाने के लिए भेज देता है और चुपके से उसके बाल लेकर डीएनए टेस्ट भी करवाता है। लेकिन तभी वहां मेहर आ जाती है। जब वह डीएनए रिपोर्ट देखती है तो उसे किसी सबूत की जरूरत ही
नहीं होती। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि हरमन विजय का ही बेटा है। यह देखकर मेहर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह विजय से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने ही बेटे पे शक करने के लिए इस हद तक चले जाओगे। अब विजय को अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने बेटे पर शक किया। वह हरमन के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। अपनी गलती सुधारने के लिए विजय कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता है और मेहर व हरमन को लेकर कहीं घूमने निकल जाता है ताकि परिवार के साथ थोड़ा समय बिता सके। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ था। दरअसल इस ट्रिप पर आकर हरमन का असली प्लान कुछ और ही था। यहीं हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब 8 साल पहले हरमन को किडनैप करके ले जाया गया था, तब आतंकवादियों ने उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी। उस रिकॉर्डिंग में विजय की आवाज़ थी जिसमें वह कह रहा था, मेरे लिए सर जमीन से बढ़कर कुछ भी नहीं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। आतंकवादियों ने हरमन को समझाया कि उसके पिता ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता को तुमसे ज़्यादा अपने देश से प्यार है। फिर उन्होंने हरमन से कहा, अब से तुम्हारा नाम हारिस होगा। हम तुम्हें वो प्यार देंगे जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं दिया। तुम्हें यहाँ एक नई पहचान मिलेगी। अपने पिता के प्रति पैदा हुई नफरत ने धीरे धीरे हरमन को बदल दिया। अब वो मजबूत बनने लगा। उसने अपना हल्कलाना भी छोड़ दिया और धीरे धीरे आतंकवादियों के साथ रहने लगा। इतना ही नहीं, इसने जानबूझकर विजय के सामने अपना असली नाम हरमन ही बताया ताकि उसे विजय के घर में रहने का मौका मिल जाए। उसका असली मकसद था अपने ही पिता के करीब जाकर सही वक्त पर उन्हें खत्म करना। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। अब विजय के साथी अहमद को देखते हैं। अचानक उसे पता चलता है कि जिस फ़ोन को विजय ने क्लोन करने के लिए दिया था उसमें एक्टिविटी शुरू हो गई है। फ़ोन में कई मैसेज आए होते हैं और ये सारे मैसेज हरमन ने अपने साथियों को भेजे थे। इस मैसेज में हरमन अपने साथियों को बता रहा होता है कि उस पर किस तरह नज़र रखी जा रही है और आखिर में एक मैसेज में यह लिखा था, आज मैं विजय मेनन को मार दूंगा। यह पढ़ते ही अहमद घबरा जाता है। वह तुरंत विजय को फैक्स भेजता है ताकि उसे खतरे के बारे में बताया जा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फैक्स पहुंचने से पहले ही विजय और हरमन घर से बाहर घूमने के लिए निकल चुके थे और घर में सिर्फ मेहर अकेली थी। मेहर जब उस फैक्स को पढ़ती है तो उसमें साफ लिखा होता है, आज मैं विजय मेनन को मार दूंगा। यह पढ़कर वह घबरा जाती है। उधर अहमद भी गाड़ी लेकर तुरंत उस जगह की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन नेटवर्क की समस्या की वजह से वह विजय से संपर्क नहीं कर पाता। इसी बीच हम हरमन को देखते हैं। वो अपने ही पिता को मारने के लिए तैयार खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है तभी मेहर वहां पहुंच जाती है और वह गोली विजय की जगह मेहर को लग जाती है। इस अफरा तफरी में हरमन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और सीधे अपने अड्डे पे पहुंच जाता है। वहां सोयब और उसका चाचा आपस में बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि हरमन अभी भी कमज़ोर है, उसे अब भी अपने पिता से उम्मीदें हैं। तभी वे एक नया प्लान बनाते हैं। उनका कहना था, इस बार हम विजय को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ेंगे। जब उसका अपना बेटा उसके खिलाफ खड़ा होगा तब उसकी सारी ताकत और अकड़ खत्म हो जाएगी। उधर हम विजय और मेहर को अस्पताल में देखते हैं। समय पर अस्पताल पहुंच जाने की वजह से मेहर की जान तो बच जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द उसे इस बात का है कि जिस बेटे के लिए वह हमेशा सबके सामने खड़ी रही, आज वही बेटा उनके खिलाफ हो गया है। फिर भी एक माँ होने के नाते वह अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती। वह विजय से कहती है, मैं अपने बेटे को दोबारा खोना नहीं चाहती, तुम्हें उसे वापस लेकर आना ही होगा, मैं उसे समझा लूँगी। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन हरमन घर पर फ़ोन करता है। जैसे ही उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है वह खुश हो जाता है कि उसकी माँ जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह बिना कुछ बोले ही फ़ोन काट देता है। फिर भी मेहर समझ जाती है कि वह उसका बेटा ही था। इसी बीच विजय को खबर मिलती है कि आतंकवादियों की तरफ से एक संदेश आया है। वे लोग जनरल कॉन्वॉय पर हमला करने वाले हैं, लेकिन आतंकवादी तय समय से एक दिन पहले ही हमला कर देते हैं। विजय अपनी टीम के साथ तुरंत वहाँ पहुँचता है और दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन विजय का दिल तब टूट जाता है जब वह सामने अपने ही बेटे को बंदूक पकड़े हुए देखता है। इस मुठभेड़ में हरमन और साहेब वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन साहेब का चाचा विजय के हाथ लग जाता है। और अगले दिन कैशोर डैम की ओपनिंग होने वाली होती है और उसका कार्यक्रम सुबह 11 बजे रखा गया था। साहेब अपने चाचा की गिरफ्तारी की वजह से हरमन पर गुस्सा हो जाता है। तब हरमन कसम खाता है कि अगला मिशन वह अकेले पूरा करेगा। वह साहेब
सोहेब से कहता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ और ये कल साबित करके दिखाऊंगा। दूसरी तरफ विजय हरमन को ढूंढना चाहता है। तभी मेहर उससे एक सवाल पूछती है, अगर कल हरमन तुम्हारे सामने आ गया तो तुम किसे चुनोगे, अपना बेटा या अपना देश? लेकिन इस सवाल का जवाब विजय के पास नहीं होता। अगले दिन डैम की ओपनिंग की सारी तैयारियां हो चुकी थी। धीरे धीरे वहां भीड़ भी इकट्ठा होने लगी थी, लेकिन उसी स्टेज के नीचे एक टाइम बम लगाया जा चुका था। विजय अपनी टीम के साथ आतंकवादियों के अड्डे पर हमला करता है। इसी दौरान साहिब के चाचा के पास एक अनजान इंसान पहुंचता है और वो कोई और नहीं बल्कि हरमन की मां मेहर होती है। दरअसल एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। मेहर ही असली मोशन थी, वही आतंकवादी मास्टरमाइंड जिसे इतने सालों से ढूंढा जा रहा था। वह काबिल से कहती है, हमने तुम्हें ही तो ये काम करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो विजय की मोहब्बत में पड़ गई। मेहर उससे कोड पूछने की कोशिश करती है, लेकिन काबिल उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच संघर्ष होता है और आखिरकार दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है। उधर एक दूसरा बम फैक्ट्री के अंदर लगाया गया था जो पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ था। विजय वहां पहुंचता है, लेकिन तभी हरमन भी उसे मारने के लिए वहां आ जाता है। पिता और बेटे के बीच आमना सामना हो जाता है, लेकिन विजय अपने बेटे पर हाथ नहीं उठा पाता। तब हरमन उससे कहता है, क्या आज फिर आपको चुनना होगा, अपना देश या आपका बेटा? विजय शांत होकर जवाब देता है, तुम्हारा दुश्मन ये देश नहीं है, तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आज पहली बार हरमन अपने पिता की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन पीछे खड़ा सोहेब यह सब देख रहा होता है। उसे पता था कि हरमन अपने पिता को नहीं मार पाएगा, इसलिए वह पीछे से गोली चला देता है। हरमन तुरंत अपने पिता को धक्का देता है और वो गोली खुद उसके सीने में लग जाती है, लेकिन हरमन अभी भी जिंदा था। सोहेब विजय को मारने ही वाला था, तभी हरमन उठ खड़ा होता है और बिना एक पल गवाए सोहेब पर गोली चला देता है। सोहेब वहीं ढेर हो जाता है। हरमन बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के साथ मिलकर उस टाइमर बम को डिफ्यूज करने लगता है। टाइमर तेजी से खत्म हो रहा था, सिर्फ कुछ सेकंड बाकी थे। आखिरी सेकंड में विजय और हरमन मिलकर बम को डिफ्यूज कर देते हैं और वहां मौजूद हजारों लोगों को जान बचा लेते हैं। लेकिन उसी पल हरमन धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। विजय उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। हरमन कमजोर आवाज में कहता है, पापा आज पहली बार लगा कि मैं भी आपका बेटा हूँ। विजय की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो कहता है, नहीं बेटा, तुम हमेशा से मेरे बेटे थे, बस मुझे समझने में देर हो गई। हरमन हल्की सी मुस्कान देता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है। उस दिन एक बेटे ने अपने पिता को बचाया और एक पिता ने आखिरकार अपने बेटे को समझा। कभी कभी लड़ाइयाँ देशों के बीच नहीं होती, बल्कि एक ही दिल के अंदर चल रही होती। और जब सच सामने आता है तो जीत किसी की भी हो, दर्द दोनों को ही होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।